नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। आईएएस आनंद वर्धन 1 अप्रैल 2025 से पदभार संभालेंगे। वर्तमान में उत्तराखंड सरकार में अपर मुख्य सचिव एसीएस के पद पर तैनात आनंद वर्धन 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे अपनी सरल कार्यशैली, ईमानदारी और प्रशासनिक दक्षता के लिए जाने जाते हैं। माना जा रहा है कि उनके नेतृत्व में राज्य को मजबूती मिलेगी और विकास की नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर मिलेगा। आनंद वर्धन मौजूदा मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रहा है। राधा रतूड़ी को पूर्व में सेवा विस्तार दिया गया था। मुख्य सचिव पद के लिए आनंद वर्धन को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था। हालांकि इस दौड़ में कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भी थे और आनंद वर्धन के नेतृत्व में उत्तराखंड प्रशासन में बेहतर पारदर्शिता, सुशासन और विकास की गति को तेज करने की उम्मीद जताई जा रही है। राज्य के विभिन्न विभागों में उनके अनुभव और कुशलता से सरकार को मजबूती मिलेगी। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे। आईएएस आनंद वर्धन का सफर कैसा रहा। आनंद वर्धन 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वर्धन वर्तमान में सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। मुख्य सचिव की रेस में उनका नाम सबसे आगे चल रहा था। वर्तमान में आनंद वर्धन अपर मुख्य सचिव के पद पर थे। आईएएस आनंद वर्धन 2027 में हो जाएंगे रिटायर। केंद्र में प्रतिनियुक्ति के लिए भी सूचीबद्ध हो चुके हैं आनंद वर्धन। आईएएस आनंद वर्धन राज्य में ही सेवा देने के जाने जाते हैं, यानी कि उन्हें पहले भी इच्छा जता चुके थे। बता दें कि आईएएस आनंद वर्धन राज्य में ही सेवा देने के जता चुके थे इच्छा। चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देहरादून से धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं। धनराज, इस खबर पर क्या अपडेट है, बताइएगा कि आनंद वर्धन को आईएएस अधिकारी जो हैं उन्हें मुख्य सचिव अभी चुना गया है, इस पर क्या कुछ खबर है? तो देखिए, उत्तराखंड को अब एक नया मुख्य सचिव मिल चुका है, क्योंकि आप देखिएगा कि जो राधा रतौड़ी अभी तक मुख्य सचिव थी, उनका जो कार्यकाल है वो 31 मार्च को समाप्त हुआ है और उसके बाद से कहीं न कहीं लगातार क्लास है वो की जा रही थी और अब कहीं न कहीं वो क्लास पूरी हो चुकी है। तो फिर उत्तराखंड को एक बड़ी शाही जाते हैं जो आनंद वर्धन है और वो मुख्य सचिव के रूप में उत्तराखंड के लिए चुने गए हैं। उसके लिए मुख्यमंत्री सचिन भाई ने उनको बधाई दी है और उन्हें मुख्यमंत्री सचिन भाई का मिल गया था। मुख्यमंत्री सचिन भाई ने उनको फैसले को सफल दी है कि उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से बहुत तमाम पदों पर रह चुके हैं, देखने के ऊपर मुख्य सचिव के पद पर मुख्य सचिव बनाया गया है, सचिव बनाया गया है। इससे कहीं न कहीं जो उनका अनुभव है वो उत्तराखंड के काम जरूर आता हुआ नजर आएगा। और देखिएगा कि लगातार क्योंकि एक अच्छा अनुभव कहीं न कहीं आनंद वर्धन को है, क्योंकि लगातार वो उत्तराखंड के अंदर रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर तमाम पदों पर उन्होंने सेवा दी है और इसके साथ ही आप देखेंगे कि 2027 में कहीं न कहीं वो रिटायर भी हो रहे हैं। तो उससे पहले कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि 2 साल का ही कार्यकाल उनका है और 2 साल के अंदर वो कहीं न कहीं उत्तराखंड को मजबूत करने का काम जरूर करेंगे। जी धनराज, बताइएगा कि आनंद वर्धन के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार की क्या कुछ प्रायोरिटीज रहने वाली हैं? जी, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से आप देखेंगे कि आनंद वर्धन एक वरिष्ठ आईएएस हैं और हमने भी अपनी खबरों में दिखाया था कि कहीं न कहीं उनको उत्तराखंड का मुख्य सचिव बनाया जा सकता है और कहीं न कहीं वो खबर सच होती हुई साबित नज़र आई है, क्योंकि आनंद वर्धन को ही उत्तराखंड का मुख्य सचिव बनाया गया है और उत्तराखंड के लिए कहीं न कहीं उनका योगदान काफ़ी अच्छा है, क्योंकि केंद्र की प्रतिनियुक्ति पर भी उनको भेजने की बात की जा रही थी। लेकिन आनंद वर्धन ने कहीं न कहीं उत्तराखंड के राज्य के अंदर ही सेवा देने की इच्छा जताई थी और जिसकी उनकी इच्छा को देखते हुए कहीं न कहीं उनको उत्तराखंड का मुख्य सचिव बनाया गया है और अब लगता है कि उत्तराखंड की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो मुख्य सचिव के रूप में आनंद वर्धन देखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का भी एक अच्छा विश्वास आनंद वर्धन पर है और आनंद वर्धन लगातार देखिएगा कि मुख्य सचिव के रूप में अब चुने गए हैं, तो कहीं न कहीं लाजिमी है कि उत्तराखंड को वो अपनी सेवा जरूर देंगे। राज, बताइएगा कि 2027 में इनका जो रिटायरमेंट हो जाएगा, क्या इसके बाद भी इन्हीं को चुना जाएगा?
क्या लगता है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए देखिए 2027 में इनका रिटायरमेंट होना है, लेकिन हम्म। जिस तरीके से आपने देखा कि अभी राधा रतौड़ी जो थी उनको भी कहीं न कहीं प्रतिनियुक्ति पर रखा गया था और उनको एक विस्तार दिया गया था। तो कहीं न कहीं माना जा रहा है कि इनको भी आगे चलकर विस्तार मिल सकता है, लेकिन अभी ये कहना मुश्किल होगा क्योंकि अभी 2 हम्म। साल का समय है। 2 साल कहीं न कहीं ये मुख्य सचिव के रूप में अपना कार्य ज़रूर यहाँ पर करते हुए नज़र आएँगे। लेकिन वही देखिए कि आगे भी माना जा रहा है कि इनको कहीं न कहीं सेवा विस्तार मिल सकता है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। धनराज देहरादून से हमारे संवाददाता हमें अपडेट कर रहे थे। बता दें कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आनंद वर्धन को जो है चीफ सेक्रेटरी चुना गया है, यानी कि उन्होंने राधा रतौड़ी को रिप्लेस किया है, जिनका कार्यकाल जो है 31 मार्च को खत्म हो रहा है और अब 1 अप्रैल से आनंद वर्धन जो हैं वो कार्यभार संभालेंगे और आगे बढ़ चलेंगे। बता दें कि उत्तराखंड में नंदा गौरा योजना बालिकाओं के लिए वरदान जो कि सिद्ध हो रही है। इस योजना के तहत सरकार कन्या के जो जन्म पर 11,000 और 12वीं कक्षा पास करने पर 51,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को डीबीटी के माध्यम से नंदा गौरा योजना की धनराशि जारी की और इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दिशा में राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। नंदा गौरा योजना से बड़ी संख्या में राज्य के गरीब परिवारों की बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं। उत्तराखंड में बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना जैसे महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे कि नंदा गौरा योजना वरदान जो है वो बन रही है। 40,504 लाभार्थी वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में लाभान्वित हैं। 1,72,44,04,000 रुपए की धनराशि का वितरण। वित्त 5 वर्ष में 2,84,559 लाभार्थियों को मिला लाभ। कुल 9,68,64,51,000 की धनराशि प्रदान की गई। नंदा गौरा योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में कन्या के जन्म पर 11,000 की धनराशि। 12वीं उत्तीर्ण करने पर 51,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लाभार्थियों के जन्म पर 8,616 बालिकाओं को इस योजना के तहत 9,81,16,000 की धनराशि प्रदान की गई। 12वीं कक्षा पास करने वाली 31,888 बालिकाओं को 1,62,68,000 की धनराशि दी गई। चलिए आगे बढ़ चलेंगे। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने अवैध खनन को लेकर धामी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने राज्य में हो रहे अवैध खनन को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना पर सरकार पर लगाए गए अवैध खनन करवाने का आरोप लगाया। मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दूसरी बार लोकसभा में अपनी सरकार पर अवैध खनन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन सभी बातों पर मुहर लगाई है जो कांग्रेस 8 सालों से कहती आ रही है। उन्होंने राज्य सरकार से श्वेत पत्र जो कि करने और राज्य के अलग अलग हिस्सों में हुए खनन का ब्यौरा देने की मांग की। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात का भी जवाब देने की मांग है। लोकसभा में इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो हरिद्वार के माननीय सांसद हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने लगातार दूसरी बार अपनी ही पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा करके ये आरोप खुलेआम लगाया है कि उत्तराखंड में अवैध खनन हो रहा है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि राज्य में सरकार के संरक्षण में अवैध खनन हो रहा है। अपनी सरकार के बारे में उन्होंने दूसरी बार लगातार कहा है कि अवैध खनन करने वाले लोगों की हत्या कर रहे हैं। अवैध जो डंपर चल रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली चल रही है, वो लोगों को कुचलने का काम कर रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो भाजपा के माननीय सांसद हैं वो कह रहे हैं। कांग्रेस के सारे आरोपों पर उन्होंने मोहर लगाई है। कांग्रेस इस बात को कहती आई है कि राज्य में खनन माफिया
पूरी तरह से सरकार के संरक्षण में राज्य में तबाही मचाए हुए हैं। और उसी बात को दूसरी बार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा है, लोकसभा में खड़े होकर के कहा है। हम धामी सरकार से बात कर रहे हैं, हम उनसे सवाल कर रहे हैं कि आप व्हाइट पेपर जारी करो। और व्हाइट पेपर केवल 2017 से लेकर के आज की तारीख तक 8 वर्षों में भाजपा के राज्य में कितना अवैध खनन हुआ है, इस राज्य में कितना लोगों पे पेनल्टी हुई है, इस राज्य में टोटल कितना माल निकला है अवैध खनन में, ये सारा जो है इसके ऊपर जवाब। अवैध खनन को लेकर खनन विभाग के निदेशक ब्रजेश संत ने कहा कि राज्य में पहली बार खनन विभाग ने तय लक्ष्य से 200 करोड़ रुपए ज्यादा राजस्व प्राप्त किया है। खनन निदेशक ने कहा कि राज्य में अवैध खनन पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में कार्य किए गए हैं, जिसका परिणाम राजस्व प्राप्ति में दिख रहा है। खनन निदेशक ने कहा कि तहसील, जनपद और राज्य स्तर पर अवैध खनन को कंट्रोल के लिए टीमों का गठन किया जा चुका है। ये बात कहना कि अवैध खनन राज्य में बढ़ रहा है, ये बात पूर्णतः निराधार, असत्य, भ्रामक है, मेरा ये मानना है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो खनन राजस्व है उसमें बहुत तीव्रता से वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो अब समाप्ति की ओर है उसमें बहुत तीव्रता से वृद्धि हुई है। वो आज तक, जब तक इस उत्तराखंड प्रदेश का गठन हुआ है, इस राज्य के गठन 2002 के उपरांत 2025 तक, अब हम 2025 में आ गए हैं, इतना राजस्व कभी भी राजस्व खनन से प्राप्त नहीं हुआ है। यह राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2.25 गुना है। यह राजस्व आज तक फाइनेंस ने जब भी टारगेट दिया है उस राजस्व को, ये प्रथम बार है कि हमने न केवल पूरा किया है बल्कि उससे 200 करोड़ से ऊपर सरप्लस राजस्व लेके आए हैं। खनन विभाग की ये उपलब्धि कही जा सकती है। और इसके अतिरिक्त इस सब के पीछे इससे ये सिद्ध तो होता ही है कि कहीं ना कहीं नियंत्रण लगा है, प्रभावी नियंत्रण लगा है खनन, अवैध खनन पर। और इसके पीछे इसके जो हम लोगों ने इसके लिए जो मॉडस ऑपरेंडी अपनाया है वो ये है कि एक तो हमने नियमों का सरलीकरण किया सबसे पहले, और दंडात्मक कार्रवाई बढ़ा दी। नियमों का सरलीकरण करने के साथ साथ दंड बढ़ा दिए। नंबर 2, हम लोगों ने नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। और नंबर 3, टास्क फोर्स तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, तीनों स्तर पर गठित है, जो लगातार सर्वेलेंस करती है, लगातार देखती रहती है कि कहीं किसी तरह का कोई अवैध खनन ना हो। और जहां तक ये प्रश्न है कि रात्रि में खनन से भरे हुए ट्रक चलते हैं या इस तरह की बातें भी आती हैं, तो उसके लिए मेरा ये कहना है कि स्टोन क्रशर जो स्टील प्लांट होता है, वहां से तैयार माल जब निकलता है वो हमेशा वैध प्रपत्र के साथ निकलता है। और ट्रक रात में इसलिए ज़्यादा चलते हैं क्योंकि भारी वाहनों की दिन में अनुमति नहीं है शहर में, एक बात। दूसरा, इसके पीछे भी कारण ये है कि हमारा प्रदेश एक तीर्थ मतलब पिलग्रिमेज टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रदेश है। तो ना केवल धर्मार्थी, सामान्य पर्यटन के लिए जो लोग आते हैं उनको भी यातायात बाधित ना हो और प्लस दुर्घटना की संभावनाएं न्यूनतम रहें। ये बात कहना कि अवैध खनन राज्य में हल्द्वानी में नए शिक्षण सत्र शुरू होने से पहले शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों के प्रबंधक और प्रधानाचार्य के साथ बैठक की, जिसमें फीस बढ़ोतरी और किताबों को लेकर निर्देश दिए गए। इस दौरान बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी और नगर मजिस्ट्रेट ने सभी निजी विद्यालयों को RTE के मान्यता के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा NCERT की किताबों के संबंध में नियमों के तहत किताबों को स्कूल में लगाए जाने के निर्देश देते हुए स्कूल फीस और बस फीस सहित बच्चों की सुरक्षा के संबंध में भी गाइडलाइन के हिसाब से आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी और नगर मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी का कहना है कि नए शिक्षण सत्र से पहले सभी विद्यालयों के प्रबंधक व प्रधानाचार्य को सरकार संबंधित सभी नियम और कानून से अवगत करा दिया गया है। इसके अलावा फीस बढ़ोतरी की शिकायतों और बस फीस बढ़ोतरी सहित अन्य व्यवस्थाओं को ठीक करने के निर्देश दिए और शिक्षक सत्र से पूर्व ही दे दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि निजी विद्यालयों को दिए गए निर्देशों के क्रम में प्रशासन व शिक्षा विभाग लगातार मॉनिटरिंग करता रहेगा और इसके अलावा शिकायत आने पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें ये प्रशासन के साथ में जो हमारे नगर मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी जी, SDM पारितोष वर्मा जी और ARTO सर, सभी के सहयोग से ये कार्यशाला हमने यहाँ आयोजित की है, जिसमें सभी निजी विद्यालय, पब्लिक स्कूल मान्यता प्राप्त यहाँ मौजूद थे
जिनको आगामी जो हमारा नया सत्र शुरू हो रहा है उसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। एक तो राइट टू एजुकेशन की मान्यताओं के बारे में ब्रीफली बताया गया है कि मान्यता कैसे लेनी है और सभी को लेनी अनिवार्य है। दूसरा पुस्तकों के बारे में जो गाइडलाइन है हमारे सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की या हमारे एक्ट के अनुसार जो हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश हैं डायरेक्टर महोदय के या CBSE के, उसके अनुसार ही जो NCERT की पुस्तकें चलती हैं NCERT की ही पुस्तकें चलाई जाएं। इसके अतिरिक्त अगर कोई अतिरिक्त पुस्तक लगाई जाती है तो उसका मूल्य भी NCERT बुक के समकक्षी होना चाहिए और ये PTA की जो खुली बैठक होती है उसमें ही तय किया जाना चाहिए। और फीस वृद्धि की जो शिकायतें आ रही थी तो जो अधिनियम है उसके अनुसार ही फीस वृद्धि रखी जाए, उसके इतर ना की जाए, ये निर्देश उनको दे दिए हैं। और सभी संस्थानों को तंबाकू फ्री और नशा मुक्त रखना है, ये प्रमाण पत्र भी मान लिया है। और जो महिला सशक्तिकरण के लिए जो हमारी कमेटियां बननी हैं वो भी विद्यालयों को निर्देशित कर दिया गया है। और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित जो निर्देश थे और भवन जैसे चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से, और जो सुविधाएं बच्चों को चाहिए या ड्रेस कोड के बारे में भी उनकी गई है कि बार बार ड्रेस न बदली जाए और किसी भी दुकान से कपड़ा खरीद के बच्चा या गार्जियन ड्रेस सिलवा सकता है और उसको पर्याप्त समय दिया जाए, ये भी उनको निर्देशित कर दिया गया है। देखिए, हमारा जैसे कि अप्रैल में नया सेशन शुरू हो रहा है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए जितने भी यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, साथ में जितने विद्यालय हैं उनके प्रबंधक प्रधानाचार्यों के साथ एक वर्कशॉप यहाँ पर शिक्षा विभाग के माध्यम से आयोजित की गई थी, जिसमें इनको फीस स्ट्रक्चर को लेकर, जिसमें जो हमारे शासन के निर्देश हैं उनका पालन करने के लिए कहा गया है। साथ ही पाठ्य पुस्तकों के बारे में CBSE की जो हमारी पुस्तकें हैं उनको लागू करना, साथ में यदि कोई एक्स्ट्रा पुस्तक वो लगाते हैं तो उसका जो रेट है वो उनके समतुल्य होना चाहिए, इस बारे में जो दिशा निर्देश हैं उनके बारे में अवगत कराया गया। ट्रांसपोर्ट के बारे में डिटेल्स में बताया गया। पार्टी में पंजीकरण तथा अपनी वेबसाइट पर सभी जो आपकी फीस और अन्य सूचनाएं हैं उनको प्रदर्शित करना। निजी स्कूलों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। देहरादून के निजी स्कूल प्रशासन ने नियम विरुद्ध 35% से ज्यादा बच्चों की फीस बढ़ोतरी कर दी है। स्कूल प्रशासन के इस कदम से अभिभावक आक्रोशित हैं। बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूल प्रशासन से बातचीत करने के लिए स्कूल पहुंचे, लेकिन स्कूल प्रशासन ने बातचीत करने के बजाय स्कूल का गेट बंद कर बाउंसर्स तैनात कर दिए। इससे अभिभावक आग बबूला हो गए और स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। अगर अभिभावकों की माने तो स्कूल प्रशासन ने अपनी मनमर्जी से प्रति छात्र की फीस में 35% की बढ़ोतरी कर दी है, जो कि मध्यम वर्गीय लोगों की जेब पर भारी असर डाल रहा है। विरोध कर रहे अभिभावकों का कहना है कि पूर्व मैनेजमेंट द्वारा 200 से 300 रुपए की बढ़ोतरी फीस में की जाती थी, लेकिन जब से लॉ कॉलेज के मालिक जितेंद्र जोशी ने स्कूल खरीदा है तब से लगातार फीस में मनमानी तरीके से बढ़ोतरी की जा रही है। अभिभावकों का कहना है कि अगर इसी तरह शिकार चलता रहा तो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं ले पाएंगे। इस 18 साल हो गए हैं, लेकिन कभी भी हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। जब से नया मैनेजमेंट आया है तब से हमारा कोई ना कोई प्रॉब्लम, सारे सीनियर टीचर यहाँ से छोड़ के चले गए हैं, सारे सीनियर टीचर। बच्चा मतलब फिजिक्स का पेपर है, फिजिक्स की टीचर नहीं है, तो बताओ हम बच्चों को आपके कैसे पढ़ेंगे। इंटर में बच्चा है तो कैसे पढ़ेगा वो। फीस को लेके ये इन्होंने मतलब हर साल फीस बढ़ती है, लेकिन इतनी थोड़ी बढ़ती है, 30% बढ़ा। इंसान कैसे करेगा, बच्चों को कैसे पढ़ाएगा अपने दोनों बच्चों को यहाँ पे स्कूल में। नहीं, अभी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। अभी एकदम इन्होंने फीस बढ़ा दी, सारे पेरेंट्स ये हो गए हैं कि भाई हम करेंगे। हम अभी कोई भी पेरेंट्स फीस जमा करने के लिए नहीं है। हाँ, जब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हम फीस जमा करेंगे। बट आज इन मुद्दा फीस का ही है और ये जो इन्होंने फाइन लगा रखे हैं हमारे बच्चों के लेट फी के ऊपर। देखो, मेरी बेटी 10th में 2nd क्लास में है। जो फीस है हाई कोई वो एक अलग चीज़ है, 6000 भर रही हूँ मैं, और उसके बाद पर सब्जेक्ट में ट्यूशन फी दे रही हूँ जो 7000 के अप्रॉक्स चली गई। 13000 में दे रही हूँ एक बच्चे का, दूसरे का मैं दे रही हूँ 5 + 3000, तो 8 में एक का दे रही हूँ। मतलब 25 से 30 हज़ार में दोनों बच्चों पे लगा रही है। एक एवरेज फैमिली की जो तनख्वाह जो सैलरीज होती है 30,000 35,000, मतलब हम सारा बच्चों के ऊपर ही लगा दे। फिर बुक्स, एक्स्ट्रा स्टेशनरी, ये वो और चीज़ें, मतलब सारा कुछ हम स्कूल को ही प्रोवाइड कर दे। दूसरा, इन्होंने ये जो फाइन लगाया है, क्या इन्होंने लेट पे फाइन लगाया, और जो लोग पहले एडवांस पे पेमेंट करते हैं क्या इन्होंने उनको कभी रिबेट दी? आज तक इन्होंने रिबेट नहीं दी, बस फाइन लगा दिया कि लेट फी देंगे, फाइन लगा देंगे। आप ये देखो, ये एक स्टूडेंट की बात नहीं है, पूरे स्कूल की बात है। ये कहाँ इनका प्रॉफिट चला गया उठा के। और अगर इन्होंने ऐसे नहीं किया तो एक एक करके इनके स्कूल से सारे बच्चे निकल जाएंगे। आज नहीं निकलेंगे, साल बाद निकलेंगे, नहीं तो 2 साल बाद निकलेंगे, पर निकलेंगे जरूर।
कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर जाके देखो, वॉशरूम्स देखो अंदर जाके, और टीचर की क्वालिटी ऑफ स्टडी एजुकेशन, जैसे जैसे सीनियर होते जा रहे हैं बच्चे वैसे वैसे डाउन होती जा रही है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है विदाउट ट्यूशन। कुछ नहीं भैया, मांग यहाँ पर ये है हमारी, एक तो इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़ी इंक्रीज़ किया जिसके लिए ये स्कूल इतना लायबल नहीं है फीस लेने के। ऐसी कोई यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है जिसके एवज में हम ये फीस इनको प्रोवाइड करें, पहली थिंग। दूसरी, यहाँ पर जितने भी ये सारे पेरेंट्स खड़े हुए हैं पीछे, हमने अपने बच्चों का 2021-22 में एडमिशन करवाया था 54,000 में। आज की डेट में एडमिशन फ़ीस कर दी है 79,000 विद इन 3 ईयर्स। 3 फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 60-70% रेशो इन्होंने इंक्रीज़ किया है। उसके एवज में ना कोई हमें स्पेशल एक्टिविटीज़ है, ना टीचर्स का बिहेवियर लीनियंट हो रहा है बच्चों के साथ। लास्ट मोमेंट में इतना सिलेबस खींचते हैं कि पेरेंट्स अननेसेसरी ट्यूशन्स के लिए जाना पड़ता है। ये सारी थिंग्स पिछले 1 साल में हुई हैं। अरोड़ा सर के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था और अभी भी यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। 5 पेरेंट्स अभी अंदर जा रखे हैं, कुछ नहीं पता क्या बोलेंगे। अरोड़ा सर के टाइम पे फीस इंक्रीज़ होती थी 250 रुपये, 300 रुपये, कोई भी पेरेंट्स अफोर्ड कर सकता है 300-400 रुपये। अब ये एकदम से 3900 से 5600, 5100 फीस कर देंगे तो सब प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। 100 में से 20% लोग होंगे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होंगे या सगे संबंधी होंगे इन स्कूल वालों में, बाकी कुछ नहीं। हमें कुछ नहीं, हमने स्कूल यहीं पर ही पढ़ाना है बच्चों को अपने, बट उसके एवज में फीस इनको। फायर सीजन शुरू होते ही वन विभाग के लिए वनाग्नि पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती है। गर्मी का सीजन शुरू होते ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। प्रभागीय वनाधिकारी अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग रामनगर शिवी जोशी द्वारा सल्ट रेंज फायर क्रू स्टेशन बैरखाल जिमार सदर मालनीला का निरीक्षण किया गया व क्रू स्टेशन की व्यवस्था को चाक चौबंद करने के वन क्षेत्राधिकारी सल्ट को निर्देश दिए। प्रभागीय वनाधिकारी अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग रामनगर शिवी जोशी ने कहा कि फायर सीजन को देखते हुए सल्ट रेंज के क्रू स्टेशनों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान क्रू स्टेशन पर सभी कर्मचारी व फायर वॉचर भी मौके पर तैनात पाए गए। सड़क के दोनों ओर सफाई करने, नियंत्रित दाहन करने, स्थानीय ग्रामीणों के साथ विभिन्न गोष्ठी के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ चलेंगे। डोईवाला जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर बीते रोज पार्किंग पर मौजूद युवक की वीडियो सामने आई जिसमें कि पार्किंग को लेकर कार चालक और पार्किंग कर्मचारी के बीच नोकझोंक होती दिख रही थी। जब हमारे संवाददाता द्वारा इस वीडियो की जांच पड़ताल की गई तो मालूम हुआ कि वीडियो का पूरा मामला पार्किंग को लेकर हुआ था, जिसमें डोईवाला एयरपोर्ट टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद ने कहा कि ओला, कैब्स व उबर जैसी टैक्सी जो कि ऑनलाइन बुकिंग होती है उनके ड्राइवर्स ही एयरपोर्ट पर आकर अक्सर यहाँ के कर्मचारियों से अवधरता करते हैं। यहाँ के स्थानीय टैक्सी चालक कभी ऐसा नहीं करते हैं। इसके संबंध में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हमारे लोकल टैक्सी वाले गाड़ी वाले भाई हैं, ये लोकल हैं, सभी लोकल हैं और वो किसी भी सवारी से अभद्र व्यवहार नहीं करते। हाँ, इस संबंध में ये जरूर होगा कि जैसे बाहर से रैपिडो, बला उबेर वगैरह जो गाड़ियाँ आती हैं तो ये जो है इन्हें यहाँ पे जो है स्वीकृति नहीं मिली, उत्तराखंड में स्वीकृति नहीं मिली है। तो ये कभी कभी क्या होता है कि किसी भी सवारी से बदतमीजी कर सकते हैं। अभी हाल ही में एक प्रकरण मैंने भी देखा, अखबार में भी आता कि कोई उबर की गाड़ी बुक हुई थी, मेरठ से हुई थी, हिमाचल से पंजाब से कहाँ पे हुई, जिसका लूटपाट की घटना भी हुई। तो ये बाहर की जो कंपनियां जो एग्रीगेटर संबंधित हैं ये यहाँ पर आती हैं, तो यदि ये सवारी को कम पैसे मिल जाते हैं क्योंकि इनका कोई एड्रेस सही नहीं होता, ठीक है, इनका कोई एड्रेस सही नहीं होता तो ये कभी किसी के सवारी को ले जाती है। वो धर्मनगरी उत्तरकाशी में सदियों से चलती आ रही हर साल चैत्र मास की त्रयोदशी को होने वाली पंचकोशी वारुणी यात्रा का अपना ही एक महत्व है। उत्तरकाशी शहर और गंगा भागीरथी से लगे वरुणावत पर्वत पर पंचकोशी वारुणी यात्रा की जाती है और 15 किलोमीटर की इस यात्रा में श्रद्धालु आस्था के साथ साथ कुदरत का भरपूर आनंद लेते हैं। बेहद खूबसूरत जंगलों के बीच ये गुजरता रास्ता और वरुणावत शीर्ष से हिमालय की बर्फ से लदी चोटियों का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। यात्रा की शुरुआत उत्तरकाशी के बड़ेथी से होती है और जहां श्रद्धालु पौराणिक मणिकर्णिका जो कि घाट या फिर बड़ेथी में वरुण गंगा नदी और गंगा भागीरथी के संगम पर स्नान कर अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। कुछ लोग नंगे पांव तो कुछ व्रत कर इस यात्रा को शुरू करते हैं। लगभग 15 किलोमीटर की इस यात्रा में पहला गांव बसूंगा पड़ता है।
चलिए आगे बढ़ चलेंगे। पीजी कॉलेज गोपेश्वर की एनएसएस इकाई का 7 दिवसीय विशेष शिविर का सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही समापन हो गया। जड़ी बूटी शोध संस्थान मंडल में आयोजित शिविर के समापन समारोह में विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। शिविर में समस्त गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर शिवानी विष्ट को सर्वश्रेष्ठ बालिका स्वयंसेवी एवं राहुल को सर्वश्रेष्ठ बालक स्वयंसेवी के खिताब से नवाजा गया। शिविरार्थियों को पुरस्कृत करते हुए मुख्य अतिथि वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सीपी कुनियाल ने कहा कि एनएसएस के सिद्धांत युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना के विकास के साथ ही उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को निखारने में मदद करते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना युवाओं को समाज से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।